जी, तो इस वीडियो के अंदर जो है हम इंटेग्रिन्स को देखेंगे। इंटेग्रिन जो होते हैं ना वो फर्म एडहेजन करवाते हैं ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब हम इसको टेबल से ही दोबारा देखने लगे हैं, जैसे कि हमने क्या देखा था, सिलेक्टेंस को देखा था। इंटेग्रिन्स हमारे पास जो है 4 टाइप के होते हैं। LFA, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, ठीक है। इसके दूसरे नाम भी हम याद करेंगे थोड़ी देर में। ये है मैक्रोफेज, MAC से क्या है, मैक्रोफेज एंटीजन 1 आ जाता है। ये VLA से क्या मुराद है, वेरी लेट एंटीजन 4। और ये अल्फा 4 बीटा 7, आपने ऐसे ही इनको याद रखना है, LFA, मैक, VLA और अल्फा 4 बीटा 7। अब ये जो है ना, हमने इनको याद रखना है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना है। अब इसका नाम कहता है ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन। तो अब इसमें क्या चीज़ें होंगी, ल्यूकोसाइट्स होंगे हमारे पास डिफरेंट, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं और टी सेल्स आ जाते हैं। अब इसका क्या नाम था, मैक्रोफेज एंटीजन। तो यहाँ पे कौन से हमारे पास होंगे, मैक्रोफेज है जिसको हम बोलते हैं, मोनोसाइट और कुछ डेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, DCS, डेड सेल्स। और यहाँ पे वेरी लेट एंटीजन, तो वेरी लेट एंटीजन के अंदर हमारे पास ये दोनों जो है ना, मतलब वेरी लेट एंटीजन और अल्फा 4 बीटा 7, इन दोनों के अंदर हमारे पास मोनोसाइट एंड टी सेल्स हो जाते हैं। तो आपको बस याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा। जाहिर है इसमें से कोई लॉजिक तो नहीं बन रही, ये सिर्फ इसी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इसको हमने याद ही करना है। पहले वाला जो है वो L से तो हमें याद हो जाएगा, ल्यूकोसाइट से हमें याद हो जाएगा कि डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स हमने यहाँ पे बता देनी है। मैक्रोफेज से भी हमें याद हो जाएगा कि यहाँ पे मोनोसाइट बताने, और जो लास्ट वाले दो है ना, वेरी लेट एंटीजन और अल्फा 4 बीटा 7, इसमें बस आप रट्टा मार लें कि मोनोसाइट एंड टी सेल्स हैं, और ऊपर वाले तो वैसे उसके नाम से हमें जाहिर हो रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है आई केम के याद रखने की। तो आई केम जो है ना वो लीगेंड होता है किसका, ये ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन का और मैक्रोफेज एंटीजन का। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, होपफुली आपको नजर आ रहा हो। चलिए जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, तो जी दीज लीगेंड इंक्लूड इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल, वो इनके लीगेंड्स की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ICAM1 बोलते हैं, विच बाइंड टू द इंटेग्रिन। इंटेग्रिन से बाइंड होते हैं कौन कौन से इंटेग्रिन से, LFA यानी कि ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन से, और किससे, मैक से, जिसे हम बोलते हैं मैक्रोफेज 1, ठीक है, इनसे जो है वो बाइंड करता है। और उसके बाद एनवास्कुलर सेल एडहेजन ये करवा देता है। अच्छा, इसके अंदर बस आपने यही याद रखना है कि जो ICAM है वो किसका लीगेंड है, वो लीगेंड है LFA और मैक का। इसके अलावा आपको कोई बात नहीं याद रखनी। बाकी मॉलिक्यूल्स आपने याद रखने के, सिलेक्टिंग के कौन सी टाइप्स हैं, इंटेग्रिन कौन सी टाइप्स हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चले अब हम जो है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ल्यूकोसाइट की एडहेजन करा ली थी, दूसरा काम हमने क्या कराना था, उनकी ट्रांसमाइग्रेशन करानी थी। तो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू द एंडोथेलियम हमने करवानी है। आपको पता है कि किसके थ्रू होगी, स्क्वीज होगी, उसको बाहर आना पड़ेगा। जब ल्यूकोसाइट चिपक गए हैं उसके साथ, आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, वो स्क्वीज आउट होना शुरू हो जाएंगे थ्रू द इंटरसेलुलर जो जंक्शन बनी हुई, जो इंटर एंडोथेलियल स्पेस आप बोल सकते हैं, वहां से ट्रांसमाइग्रेशन होती है। स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के अंदर के ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एक और एडिशनल वो बात बता रही है कि जो प्लेटिलेट एंडोथेलियल एडहेजन मॉलिक्यूल है, जिसे हम PCAM1 बोलते हैं ना, ये एक्चुअली जो ये भी एक लीगेंड है। वो किसका लीगेंड है, वो है IG का। वो भी क्या है, हमारे पास एक एडहेजन मॉलिक्यूल है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो होता है ना, यानी कि PCAM जो है ये IgE का लीगेंड है, और ये जो है ना ल्यूकोसाइट को पहले अटैच कराता है, इस तरह से उसके अटैचमेंट कराता है कि बाद में जो है ना वो वहाँ से इसकी माइग्रेशन भी ईजी हो जाए। तो हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। ये क्या है, PCAM एन एडहेजन मॉलिक्यूल ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन 1, ठीक है, सुपर फैमिली एक्सप्रेस्ड ऑन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियम सेल्स, मीडिएट द बाइंडिंग इवेंट, बाइंडिंग इवेंट को मीडिएट करता है, नीडेड फॉर ल्यूकोसाइट टू ट्रांसवर्स एंडोथेलियम। एंडोथेलियम को ट्रांसवर्स करने के लिए जो अटैचमेंट वाली चीज़ें हैं ना, वो ये करवाते हैं, यानी कि चिपका के फिर बाहर निकालना। अच्छा, आफ्टर ट्रांसवर्सिंग द एंडोथेलियम ल्यूकोसाइट पीच था, अब जब ट्रांसवर्स कर जाते हैं ना तो फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी वो खत्म कर जाते हैं। और नॉर्मली वो कहते हैं कि जो वो होती है ना हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू जो अगर बाहर की तरफ आए तो उसमें हमारी ब्लड वेसल को ज़्यादा इंजर्ड नहीं किया जाता। तो अब ये काम हो गया, पहला हमारा क्या था, ल्यूकोसाइट की एडहेजन, दूसरा काम था ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन, और तीसरा काम उसको फोकस ऑफ इंजरी की तरफ लेके जाना। तो वो किसके थ्रू होगा, कीमोटैक्सिस के थ्रू होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट कीमोटैक्टिक एजेंट जो है वो आ सकते हैं। एक तो हमारे पास बैक्टीरियल प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, ये पर्टिकुलरली पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स कुछ हो सकते हैं। अब पेप्टाइड किस तरह के होंगे कि वहाँ पे एन फॉर्माइल मिथ्योनिन एंड पे लगा, उस पेप्टाइड के ना एन फॉर्माइल मिथ्योनिन लगा। मिथ्योनिन आपको पता है कि अमाइनो एसिड है, फिर एन फॉर्माइल जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है। तो पेप्टाइड के एंड में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन लगा हो, यानी कि वो वाला बैक्टीरियल प्रोडक्ट।
सेकंड नंबर पर बता रहे हैं कुछ साइटोकाइन, जिसमें स्पेसिफिकली आ जाते हैं कीमोकाइन। आपको पता है कीमोकाइन कीमोटैक्टिक होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि C5A, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने कुछ ही आगे पढ़ना है, लिखा हुआ है, तो उसमें C5A जो है ना कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट SCQ आपने याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट सारे याद रखेंगे किसके रिस्पॉन्स में कीमोटैक्सिस होती है। और यानी लास्ट में या फोर्थ नंबर पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ल्यूकोट्राइन B4 काम कराता है। ये सिंथेसिस भी आपने आगे पढ़नी है और बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि ल्यूकोट्राइन B4 जो है ना वो किस तरह सिंथेसाइज होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, कीमोटैक्सिस कराना होता है। अब ये तो हमें पता चल गया, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कीमोटैक्सिस के थ्रू जो है वो चीज़ें मूव करती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कीमोटैक्सिस के रिजल्ट में चीज़ें मूव किस तरह से करती हैं। तो अब उसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, एक्चुअली ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम कर रही होती हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट बोल दें, ऑल इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग टू द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा फिर उन्होंने क्या, सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, ये एक्टिन जो होती है ना, प्रोटीन एक्टिन, उसकी पॉलीमराइजेशन कराते हैं, एक्टिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं। यानी कि जो पॉलीमराइजेशन एक्टिन करवाते हैं, जिसकी वजह से लीडिंग एज जो होता है, मतलब जैसे अगर ये सेल है तो सेल के लीडिंग एज पे आगे की तरफ जो है ना एक्टिन प्रोटीन जो है वो जमा होना शुरू हो जाए। और दूसरे नंबर पे क्या कराते हैं, बैक ऑफ द सेल पे मायोसिन की लोकलाइजेशन करा देते हैं। तो आगे की तरफ एक्टिन और बैक की तरफ क्या होगा, मायोसिन। आपको पता है कि एक्टिन मायोसिन ने क्या करना होता है, एक दूसरे को अप्रॉक्सीमेट करना होता है। तो ये चीज़ जब यहाँ पे आने की कोशिश करेगी तो सेल क्या होगा, ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से कीमोटैक्सिस हो रही होती है, मतलब वो चीज़ें जो है ना वो आगे की तरफ एक्टिन और पीछे की तरफ क्या लगवा रही होती है, उसके मायोसिन, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है। जैसे मैं आप पढ़ के आपको बता देती हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगा आप लोगों को। लोकलाइजेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट एट द बैक, ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंडिंग फिलोपोडिया दैट पुल द बैक ऑफ द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। बैक ऑफ द सेल को इन द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह वो कीमोटैक्टिक एजेंट मिल रहा है उस तरफ मूव कराएगा। मस्ट लाइक द फ्रंट व्हील पुल द, वो जैसे बता रहे जैसे गाड़ी को आगे तरफ कैसे जा रहा होता है, वो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं जो कि जनरली हमें वैसे ही पता है, ये बोल्ड में लिखी हुई है। अच्छा सॉरी, आप लोगों को ना पूरा नज़र नहीं आता होगा, मैं बताने में इतना वो होती हूँ कि मुझे पता नहीं चलता कि मोबाइल में आ भी रहा है या नहीं। खैर, अपनी बुक आप लोग सामने रखा करें ताकि आप वहाँ से रीड करते रहा करें। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या बता रही हैं कि ना एज और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के रिजल्ट में ये वेरी करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ल्यूकोसाइट की नेचर, यानी किसने इन्फिल्ट्रेशन करवानी है, मोनोसाइट ने करानी है या मैक्रोफेज ने करानी है, वो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की एज क्या है, कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या क्रॉनिक है। एक्यूट के केस में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, क्रॉनिक के केस में क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे। एंड द टाइप ऑफ स्टिमुलस पे भी डिपेंड करा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा सवेयर इंजरी हुई है तो जाहिर बात है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ ही जाना है, तो वहाँ पे मैक्रोफेज आएंगे। और अगर छोटी मोटी जैसे हल्का फुल्का कट वगैरह लगे तो वहाँ पे क्या होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये चीज़ आ गई। वो बोल रहा है कि अगर 6 से 24 घंटे तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट करेंगे, लेकिन अगर जैसे ही 24 घंटे को क्रॉस किया 48 तक वहाँ पे क्या होंगे, हमें मैक्रोफेज मिलते हैं। इसके अलावा वो बता रही हैं कि जो है ना कॉज क्या है कि हम जो है ना न्यूट्रोफिल्स को पहले प्रेफर कर रहे होते हैं। हम तो नहीं, मतलब कि निज़ाम ने ऐसा क्यों बनाया कि न्यूट्रोफिल जो है वो पहले होते हैं। अगर पहले ही मैक्रोफेज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नुकसान ना उठाना पड़े, कि मतलब इतनी देर ना लगे, हम पहले ही जो है काम करते हैं। तो वजह ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के, देखिए मैंने पॉइंट्स यहाँ बनाए हुए हैं कि एक तो वो न्यूमरस अमाउंट के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट। दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी जो है वो कीमोकाइंस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। एक तो ज़्यादा अमाउंट में होता है, दूसरा कीमोकाइंस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर वो एडहेशन मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, यानी कि वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल अपना काम करने के बाद जल्दी मर भी जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब कि ये जो है ना वो कोलैटरल डैमेज नहीं फिर करवाते, मतलब जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई या काम किया बाद में क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कि जो एक्यूट है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स क्रॉनिक है तो कहाँ क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया ने अगर इन्फेक्ट किया है ना तो वहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रोफिल्स की एक्यूमुलेशन होगी, चाहे दिन गुजर जाए चाहे हफ्ते गुजर जाए, ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे बजाय इसकी कि न्यूट्रोफिल्स को जमा करो, वहाँ पे क्या आते हैं, हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स हमारे वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, मैक्रोफेज आते हैं, कुछ प्लाज्मा सेल्स आते हैं। और इस तरह से अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो वहाँ पे वो बाकी चीज़ों की निस्बत क्या प्रेफर करेंगे कि ईओसिनोफिल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो। तो एक जनरल सी बात है कि एलर्जिक रिएक्शन को ईओसिनोफिल आईजी एंटीबॉडीज ही रिएक्ट कर रहे हो तो वही जमा होंगे। जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो वहाँ पे भी लिम्फोसाइट्स ने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये अकॉर्डिंगली जो है ना वो बात चेंज हो सकती है, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि एक्यूट जो है ना उसमें न्यूट्रोफिल्स और क्रॉनिक के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। अच्छा, बाकी इसके ऊपर कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी, समरी को आप लोग पढ़ लें और जो नेक्स्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।